मार्क्सवादी चिंतन में अगर हम राज्य की बात की जाए, पहला इनका क्या हो गया? पूंजीवादी राज्य की आलोचना। ये तो इनका बहुत पवित्र काम है और ये अपने बारे में कम बोलते हैं। पूंजीवादी राज्य की आलोचना, पूंजीपतियों का राज्य है, वर्ग हित का राज्य है, ये जरूर मार्क्स कहता है। और इसलिए मार्क्स के बारे में कहा भी जाता है, उसके विचारों का सबसे अच्छा पक्ष देखना हो तो आप देखिए पूंजीवाद की आलोचना कैसे करता है। उसके विचारों का सबसे कमजोर पक्ष देखना हो तो देखिए वो क्या कहता है। दूसरी बात है, मार्क्स का अपना विचार क्या है राज्य के बारे में? तो पहला एक वर्ग यंत्र है, यानी जिसका नियंत्रण उत्पादन के साधन पर होगा। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उसने लिखा कि जिसका भी नियंत्रण उत्पादन के साधन पर होगा वही सरकार में आएगा। तो राज्य क्या है? एक शोषण की संस्था है, एक कहीं न कहीं आधिपत्य की संस्था है, बल की संस्था है। और इसीलिए तो उसने ये बात कही भी कि राज्य को खत्म करना है, क्योंकि उसने राज्य का मतलब सरकार जो माना वो पुलिस और सेना के रूप में ही माना। मार्क्स के चिंतन में राज्य कल्याणकारी नहीं दिखता है, लेकिन मार्क्स के चिंतन में राज्य का एक दूसरा भी स्वरूप है जिसपे लोगों को कम ध्यान है, जिस पे नव मार्क्सवादियों ने ध्यान दिया। तो इसके यहाँ राज्य को क्या देखता है मार्क्स? पुलिस के रूप में, सेना के रूप में। तभी तो बार बार कह रहा है कि राज्य क्या है? बल प्रयोग की संस्था है। राज्य तो बल प्रयोग की संस्था है, राज्य तो केवल शोषण की संस्था है। लेकिन उसका दूसरा चित्रण है 18th ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट। उसने मार्क्स के बारे में, सॉरी, राज्य के बारे में एक और भी चित्रण कर रखा है उस किताब 18th ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट में। और इंटरेस्टिंग बात है, जिसने 18th ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट में लिखा उसमें पहली बार स्वीकार किया उसका ये विचार यहाँ से अलग है। क्योंकि यहाँ तो उसने सीधा कहा जिसका कल कारखानों पर नियंत्रण, जिसका अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, उसी का राज्य पर नियंत्रण। इसे मार्क्स की सारी व्याख्या आर्थिक होती है। यही तो मार्क्स के विचारों का भौतिकवादी पक्ष है। मार्क्स किसी भी चीज को देखने के लिए भौतिकवाद पे आता है और भौतिकवाद का आधार इकोनॉमी है। इसलिए उससे हर चीज की व्याख्या, धर्म की व्याख्या भौतिकवादी, राज्य की व्याख्या भौतिकवादी, हर चीज की व्याख्या भौतिकवादी आर्थिक है। और दूसरा, लेकिन जब 18th प्रीमियर ऑफ लुइस बोनापार्ट में उसने लिखा तो उसने ऐसा विचार बताया जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में नहीं था, जो उसका मुख्य विचार नहीं था। और शायद इस विचार को लोग बहुत प्रभावी रूप में आगे नहीं बढ़ा पाए। बाद में नव मार्क्सवादी ने इस पर खूब ध्यान दिया। इन्होंने कहा, इन्होंने बात कही कि नहीं नहीं, क्योंकि अभी तक मार्क्स ने क्या माना था कि भाई जो फैक्ट्री का मालिक होगा, कल कारखाने का मालिक होगा, वो सरकार बना लेगा और वही राज्य में आएगा। यानी बात को भारत में देखा जाए, तो मार्क्स का चिंतन अगर देखा जाए, इसका मतलब है भारत में सरकार किसकी बनेगी? अंबानी की, अदानी की? आम आदमी सरकार में जा ही नहीं सकता। ये मार्क्स की सामान्य सोच है जो उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखी। इसलिए तो कहता है कि जो सरकार है वो पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति है, इसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन 18th ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट ने उसने लिखा है, उसने, लुइस बोनापार्ट फ्रांस का राजा था, नाम से ही दिखता है। लुइस बोनापार्ट फ्रांस का राजा था और ये शासन में आ गया जबकि इसके हाथ में आर्थिक नियंत्रण था ही नहीं। अब मार्क्स ने तो ये कहा था कि मार्क्स की बात देखी जाए, अंबानी, अदानी, महिंद्रा, जिनके हाथ में उत्पादन के साधन है, वही राज्य सरकार में जाएंगे, वही राज्य सरकार बनाएंगे। उसने अपनी खुद किताब में लिखा है कि इसका मैंने एक एक्सेप्शन देखा, वो था लुइस बोनापार्ट, जो आर्थिक रूप में शक्तिशाली नहीं था, जो अपने आप में संपत्ति का मालिक नहीं था, फिर भी शासन पर चला गया। इसका ये मतलब हो जाता है कि राज्य की समझ केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। इसका फिर ये मतलब हो जाता है कई बार राज्य पर अगर हम नियंत्रण करना चाहते हैं, आर्थिक तत्वों के अलावा भी कई तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम राज्य पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो आर्थिक तत्वों के अलावा भी कई तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। अब उसमें कुछ भी राजनीतिक भी हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, वैचारिक हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये सोचें कि नहीं नहीं, केवल
फैक्ट्री और कल कारखाने जो लगाएगा वही समाज में, राज्य सरकार में पहुंच पाएगा, ऐसा नहीं है। आजकल तो हमारे यहाँ तमाम लोग हैं अध्यात्म के क्षेत्र में बड़े प्रभावशाली हैं, टीचर्स भी हैं बड़े प्रभावशाली हैं, अर्थशास्त्री बड़े प्रभावशाली हैं, जो विद्वान किस्म के लोग हैं। ऐसा थोड़ी संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन विद्वान है इसलिए उनका महत्व है। इसका मतलब इसे देखा गया तो इस विचार से एक निकला शब्द राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता का सिद्धांत, रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट। राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता का सिद्धांत। और देखिए, राज्य स्वायत्त है, एक होता है राज्य की स्वायत्ता, दूसरा होता है सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब है किसी की तुलना में, सापेक्ष स्वायत्ता। यानी बात याद रखिए, एक होती है स्वायत्ता, दूसरी होती है निर्भरता, तीसरी होती है सापेक्ष स्वायत्ता। अब जो बात ध्यान में रखने की है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उसने माना कि राज्य स्वायत्त नहीं होता, बल्कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उसने ये कहा है कि राज्य निर्भर होता है। राज्य निर्भर किस पे होता है? आर्थिक तत्वों पर। निर्भरता और स्वायत्ता अलग अलग शब्द हैं। पहले वो मान रहा था कि राज्य, राज्य का मतलब है सेना पुलिस, सेना पुलिस किसके हाथ में होगी? पूंजीपतियों के हाथ में होगी। इसलिए राज्य निर्भर होता है किसके ऊपर? अर्थ पर, व्यापार पर, उत्पादन के साधन पर, फैक्ट्री कल कारखानों पर। यहां उसने कहा नहीं नहीं, स्वायत्त होता है। स्वायत्त किससे? अर्थ से। क्योंकि हर मार्क्स की व्याख्या में अर्थ का बड़ा महत्व है। यानी उसने यहाँ ये बात मानी कि कई बार पुलिस पे, शासन पर, प्रशासन पर उसका भी नियंत्रण हो सकता है जिसका अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण ना हो। तो राज्य क्या होगा? स्वायत्त होगा। किससे स्वायत्त होगा? अर्थव्यवस्था से। लेकिन फिर उसने एक शब्द का प्रयोग कर दिया, सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब होता है पूर्ण रूप में स्वायत्त नहीं होगा, आंशिक रूप में स्वायत्त होगा, रिलेटिवली ऑटोनॉमस होगा, आंशिक रूप में थोड़ा सापेक्ष होगा। तो इसका मतलब है कि पहली बार लुईस बोनापार्ट में मार्क्स ने विचार दिया कि अगर राज्य की समझ रखना चाहते हैं तो केवल अर्थव्यवस्था को ही मत देखिए। इसी को कहा गया राज्य का सापेक्ष स्वायत्ता का विचार। राज्य को समझना चाहते हैं तो अर्थव्यवस्था के अलावा और तत्वों को भी देखिए। उसने ये नहीं कहा कि अर्थव्यवस्था कोई फैक्टर है ही नहीं है। यानी राज्य की समझ के लिए और कारक कौन से महत्वपूर्ण हो सकते हैं? तो वैचारिक कारण महत्वपूर्ण हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारण महत्वपूर्ण हो सकते हैं, धार्मिक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भाई इससे भी तो राज्य की समझ संभव हो सकती है। जबकि यहाँ पे मार्क्स का चिंतन क्या है? आर्थिक तत्व। इसलिए कहा जाता है मार्क्स के चिंतन में राज्य का वैकल्पिक विचार है। ये राज्य का वैकल्पिक विचार है, यानी मार्क्स के चिंतन में ही राज्य के दो समानांतर विचार दिखते हैं। यद्यपि संयोग की बात है, जब मार्क्सवाद का प्रभाव परंपरागत मार्क्सवादियों के हाथ में आया, जिस मार्क्सवाद की व्याख्या रूसी मार्क्सवादियों ने किया, जिस मार्क्सवाद की व्याख्या लेनिन ने किया, स्टालिन ने किया, उन्होंने इस अर्थ को नीचे कर दिया। मार्क्स का मतलब यही माना गया कि नहीं नहीं, अर्थ अर्थ ही सब ठीक है। अगर राज्य पे नियंत्रण करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण करिए। मार्क्स उस विचार को नहीं देखा गया। इसमें मार्क्स ने माना था कि कई बार राज्य पर नियंत्रण के लिए वैचारिक नियंत्रण पर्याप्त होता है। कई बार राज्य पर नियंत्रण के लिए सांस्कृतिक नियंत्रण और धार्मिक कंट्रोल से भी राज्य पर नियंत्रण किया जा सकता है। क्योंकि इसका बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखेंगे। अब व्यवहारिक एग्जाम्पल का प्रयोग करें। अगर हम ये मानते हैं कि केवल जो आर्थिक रूप में शक्तिशाली होते हैं वही राज्य पर नियंत्रण करते हैं, तो जरा सोच के देखिए, कई राज्यों में धार्मिक शासन चलता है। जहाँ धर्माधिकारी राज्य पर बड़ा प्रभाव रखते हैं तो वहाँ आर्थिक कारण तो नहीं है।
और बात ध्यान में रखने की है, मार्क्स की ये समझ का और प्रभाव कब बढ़ा? जब सोवियत संघ में मार्क्सवादी राज्य खत्म हो गया और जब ग्रामस्की जैसे लोगों को पढ़ा जाने लगा, तो संयोग की बात है जो मार्क्सवादी चिंतन में आधुनिक विचार है वो इससे ज़्यादा प्रभावित है। क्योंकि ऐसा लग गया कि नहीं, जो मार्क्स ने या मार्क्स की जो समझ बनाई गई रूढ़िवादी मार्क्सवादियों के द्वारा, परंपरागत मार्क्सवादियों के द्वारा, कि केवल राज्य बल प्रयोग की संस्था है, शोषण की संस्था है, राज्य की ये समझ आंशिक और अधूरी है। और खास तौर पर क्योंकि मार्क्स का ध्यान तो हमेशा पूंजीवादी राज्यों के खिलाफ है, और मार्क्स में अगर ये समझा जाए कि राज्य केवल बल प्रयोग की संस्था है, तो राज्य की समझ तो आधी और अधूरी होगी। आज तो राज्य विचारधारा का प्रयोग कर रहा है, सांस्कृतिक प्रयोग कर रहा है, धार्मिक प्रभाव बढ़ा रहा है, तभी तो राज्य बना हुआ है। आज तो सही मायने में, और जहाँ जहाँ पूंजीवाद है वहाँ राज्य बल प्रयोग तो कर ही नहीं रहा है। बल प्रयोग राज्य कहाँ कर रहा है? इसीलिए ये वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य आया, तो राज्य को समझने का ये तरीका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। इसे कहा गया सापेक्ष स्वायत्ता, यानी स्वायत्ता है, और सापेक्ष इसलिए कि एक एलिमेंट है, एक राज्य थोड़ा सा, अर्थव्यवस्था थोड़ा सा प्रभावित तो करती है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव इनका है। जबकि यहाँ पे क्या है, राज्य निर्भर है आर्थिक तत्वों पर। इसलिए फिर हमने देखा, अब आप देखिए जरा समकालीन मार्क्सवादी, क्योंकि समकालीन मार्क्सवादियों को चुनौती कहाँ से आ रही है? समकालीन मार्क्सवादियों को एक तरफ चुनौती आ रही है बहुलवादी राज्य से, दूसरी तरफ कल्याणकारी राज्य से। भाई अब स्वाभाविक सी बात है, राज्य की व्याख्या हम मार्क्सवाद में कर रहे हैं, ये तो मार्क्स का चिंतन है। अब ये मार्क्स के चिंतन से आगे आने पड़ेगा। और आपको हम याद दिला दें, लेनिन ने, स्टालिन ने मार्क्स से राज्य के इस स्वरूप को माना था और इसी को लागू किया, इसे खूब बताया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अमेरिका में, यूरोप में मार्क्सवादी आए, जो समकालीन मार्क्सवादी हैं, उन्होंने कहा, और खासतौर पर ये परंपरा तो ग्रामस्की ने ही रख दी इटली में, ग्रामस्की का विचार में अलग से पढ़ना है, वक्त में हमने बताया भी था, ये बात तो पहली बार ग्रामस्की ने ही बता दी कि नहीं, जो राज्य की समझ है, आज जो पूंजीवादी राज्य है उसका स्वरूप अलग आ गया है। और अगर मार्क्सवादी इस बात को समझना चाहते हैं तो पहले हमें समझना पड़ेगा, तो क्योंकि मार्क्सवाद किसके खिलाफ है? पूंजीवादी राज्य के खिलाफ है। तो जरा देखिए, वर्तमान पूंजीवादी राज्य का स्वरूप कैसा है? पहला तो हमें यह भी देख लेना है कि मार्क्स जो बार बार कहते हैं कि समाज का दो वर्गों में विभाजन होता है, वैसा आज नहीं दिखता। आज औद्योगिक समाजों में, शहरीकृत समाजों में सही मायने में न तो केवल एक सर्वहारा है और न ही पूंजीपति इकट्ठा है। समाज केवल दो ही वर्गों में बटा हुआ है, ये भी समझ थोड़ा सा हमें देखनी पड़ेगी। यानी इस पूंजीवादी राज्य का कैसा स्वरूप आ रहा है? एक तरफ कैसा राज्य हो गया है? राज्य कह रहा है हम कल्याणकारी हो गए, और सही बात कह नहीं रहा है, लोगों ने मान भी लिया। तो पूंजीवादी राज्य ने अपना स्वरूप ही बदल लिया, वो कह रहा है कल्याणकारी हो गया। अब चूंकि मार्क्सवादियों का हमला किस पे होता है? राज्य पे, पूंजीवादी राज्य पे। तो पूंजीवादी राज्य का स्वरूप तो देख लीजिए, कल्याणकारी है। अब मार्क्स कह रहा है कि बल प्रयोग करता है, इसके पास पुलिस है, इसके पास सेना है। लेकिन आज के पूंजीवादी राज्य से जिसका जनता सामना हो रहा है, राज्य तो उन्हें वृद्धावस्था पेंशन दे रहा है, राज्य तो उन्हें मुफ्त में अनाज दे रहा है, राज्य तो उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहा है। ऐसा राज्य कल्याणकारी मानेंगे? अब बताइए, अब तो जनता ऐसे राज्य के खिलाफ कैसे क्रांति करेगी, कैसे इसको उखाड़ फेंकेगी? मार्क्स कह रहा है राज्य को उखाड़ फेंकना है, और व्यक्ति कह रहे हैं नाना भाई तुम तो शक्तिमान हो, तुम तो सांता क्लॉस हो। तो सेंटा क्लॉस को लोग कैसे उखाड़ फेंकेंगे? और दूसरा है, फिर राज्य क्या कह रहा है, देखो भाई हम तो बहुलवादी हैं। उदारवादी ने दो प्रकार का राज्य बना दिया। वो कह रहे हैं देखो भाई, सत्ता तो सत्य अनेक केंद्रों में बिखरी है, हम कल्याणकारी है। इसका मतलब है किस तरीके से पूंजीवादी राज्य ने अपना स्वभाव बदला, इसीलिए उसकी व्याख्या भी अलग तरीके से होनी चाहिए। तो क्या आज वाकई राज्य कल्याणकारी हो गया है? क्या आज वाकई राज्य बहुलवादी हो गया है? अब राज्य शोषण के अंदर नहीं रहा? अब वर्तमान पूंजीवादी राज्य की व्याख्या कैसे हो?
इसी का दारोमदार नौ मार्क्सवादियों के हाथ में है। और नौ मार्क्सवादियों में हमने कहा ग्रामस्की का उल्लेख हम नहीं करेंगे, ग्रामस्की हमें अलग से पढ़ना ही है, लेकिन ग्रामस्की का चिंतन बड़ा महत्व का है। हम ऐसे विचार, दो विचारकों का उल्लेख करेंगे जिसको हमें आगे चल के रेफरेंस नहीं देना पड़ेगा। ग्रामस्की हम पढ़ेंगे, इसलिए हम दो विचारकों को जो नाम लेंगे उसमें राल्फ मिलीबैंड और निकोस पोलंजा है। अब जरा हम आपको स्लाइड दिखा दें। ये तो मार्क्सवादी राज्य का विचार है जो पहले हमने बता दिया। 18th प्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट की बात भी कर दी हमने, जहां पर इसने सापेक्षिक स्वायत्ता का विचार दिया था। ये विचार हमने आपको बता दिया, और ये भी आपको बता दिया किस तरीके से आज जो वर्ग का विचार है वो अलग खो चुका है। और जो नौ मार्क्सवादी चिंतन है, जो नौ मार्क्सवादी चिंतन है उसमें जो केंद्रीय विचार आता है किसका है? राल्फ मिलीबैंड। हमें इन्हीं का देखना है, राल्फ मिलीबैंड का देखना है। जो किताब लिखा है स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, राल्फ मिलीबैंड लिखा। और दूसरी बात है, और राल्फ मिलीबैंड के अलावा पहले तो राल्फ मिलीबैंड स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वो पहले नौ मार्क्सवादी हैं जो इस राज्य की समझ रख रहे हैं। और दूसरा दूसरा किसने कहा? निकोस पोलंजा। पहला राल्फ मिलीबैंड है, दूसरा है निकोस पोलंजा। तो निकोस पोलंजा ने भी एक राज्य की समझ बनाई है कि कैसे पूंजीवादी राज्य काम करता है, यानी। और इन्होंने किताब क्या लिखी? पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास। राल्फ मिलीबैंड ने कहा स्टेट एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी। देखिए 70s के आसपास ही बात लिख रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने राज्य की एक नई समझ बनाई। क्योंकि याद रखिए, अगर ये मार्क्सवादी हैं तो राज्य को कल्याणकारी बिल्कुल नहीं मानेंगे, और जो राज्य को कल्याणकारी ही मान लेगा वो मार्क्सवादी कैसे रहा? ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये मार्क्स को अभी राज्य को कल्याणकारी नहीं मानेंगे, लेकिन ये राज्य के उस स्वरूप को भी नहीं मानते जो सोवियत साम्यवाद में था। क्योंकि सोवियत संघ के साम्यवादी बार बार यही कहा करते थे कि नहीं, राज्य बल प्रयोग की संस्था है, राज्य शोषण कारण है, राज्य का केवल आर्थिक कारण है। नौ मार्क्सवादियों ने कहा नहीं। तो राल्फ मिलीबैंड ने लिखा स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, निकोस पोलंजा ने लिखा पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास। यानी ये लोग ऐसे समय लिख रहे हैं जब एक तरफ यूरोप में कल्याणकारी राज्य है, उदारवाद ने अपना स्वरूप बदला, और दूसरी तरफ मार्क्सवाद में एक दल का शासन था, एक दलीय राज्य था। तो बल्कि व्यवहार में अगर आप देखेंगे, ऐसा हम लिखेंगे नहीं, लेकिन व्यवहार में देखें तो सही मायने में मार्क्सवादी शासन ज़्यादा बल का स्वरूप दिखता था बजाय कि कल्याणकारी शासन की। कल्याणकारी शासन ने तो बल का प्रयोग किया ही नहीं, फिर भी शासन कर गया, पूंजीवाद को बनाए रखा चला गया। और इसलिए नौ मार्क्सवादियों ने किया क्या? अब देखिए इन्होंने क्या किया। इसका मतलब हम दो लोगों की मान्यताओं को आगे बढ़ाएंगे, और इसमें से पहला है निकोस पोलंजा, राल्फ मिलीबैंड, दूसरा है निकोस पोलंजा। तो पहला विचार किसका है? राल्फ मिलीबैंड का। याद रखिए ये समकालीन मार्क्सवादी हैं, ये नौ मार्क्सवादी हैं। और नौ क्यों हैं इसका एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा जब इनकी हम चर्चा करेंगे। और शायद आपको याद होगा राल्फ मिलीबैंड की बात भी हमने और कई जगह की थी। ये रिपीटिशन है राल्फ मिलीबैंड का। अभी हमें सीखना होता है कि एक विचारक का प्रयोग कहाँ ज़्यादा ज़्यादा कर दें। और वैसे भी हमें मार्क्स का परंपरागत कोई विचार आए तो भी उत्तर खत्म करने में एक बार राल्फ मिलीबैंड का नाम ही लिख दिया, निकोस पोलंजा लिख तो दिया। ये एक एप्लीकेशन होता है कि आप लगातार इसको यूज़ करते रहिए। और देखिए राल्फ मिलीबैंड ने कहा क्या? राल्फ मिलीबैंड का ध्यान अर्थव्यवस्था पे नहीं है। यानी अगर आप कहेंगे कि राल्फ मिलीबैंड को हम नौ मार्क्सवादी क्यों माने, तो सबसे बड़ी बात है कि ये राज्य की व्याख्या, ये राज्य की व्याख्या आर्थिक आधार पे नहीं करते। आर्थिक आधार पे नहीं करते, जबकि परंपरागत मार्क्सवादी राज्य की व्याख्या कैसे करते हैं? आर्थिक आधार पे। इन इन लोगों ने राज्य को समझने के लिए इकोनॉमी को बेस नहीं माना,
इसे नव मार्क्सवादी है। यही तो राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता है। यानी गैर इकोनॉमिक कारक को आप देखिए कि राज्य कैसे काम कर रहा है, और केंद्र में क्या है? पूंजीवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य। और चूंकि ये मार्क्सवादी हैं, तो आप याद रखिए राज्य को कल्याणकारी मानने का सवाल ही पैदा नहीं है। तो जो पूंजीवादी राज्य है वो अभी भी शोषणकारी है, कल्याणकारी नहीं है, बल्कि ये पूंजीवादी राज्य कैसा है? शोषणकारी। ये नहीं कि मान्यता नहीं बदली, बस ये ध्यान देने की बात है शोषण के तरीके से बदल लिए। पूंजीवादी राज्य बड़ा होशियार है, और अगर इसने शोषण के तरीके बदल लिए और मार्क्सवादी इस बात को नहीं समझ पाएंगे, फिर कैसे तोड़ पाएंगे इस बात को? कैसे नष्ट कर पाएंगे? नहीं खत्म कर पाएंगे। इसे राल्फ मिलिबैंड ने क्या कहा? वर्तमान पूंजीवादी राज्य कर क्या रहा है? अब अगर राज्य को समझना हो तो राल्फ मिलिबैंड ने खास तौर पे बात कही है, राज्य को समझना हो तो सिविल सेवा को समझिए, प्रशासन को समझिए। भाई सिविल सेवक, नौकरशाही, प्रशासन, तभी तो आप राज्य को समझ पाएंगे। यानी बात ध्यान रखने की है। ये नव मार्क्सवादी फिर क्यों है? क्योंकि परंपरागत मार्क्सवादी राज्य की संरचना पे ध्यान ही नहीं देते। वो तो बस केवल उत्पादन के साधन, उत्पादन के संबंध, इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी। राल्फ मिलिबैंड का ध्यान इकोनॉमी पे नहीं, इसे नव मार्क्सवादी हैं। जो भी नव मार्क्सवादी होगा वो राज्य के संरचनात्मक स्वरूप पे ध्यान देगा, अर्थव्यवस्था पर उसका ध्यान नहीं है, क्योंकि ये बात तो मार्क्स ने बताई रखी है। तो इनका कहना है कि आज भी राज्य शोषण का स्वरूप कैसे है? क्योंकि जो सिविल सेवक होते हैं, अब देखिए ये किसकी भलाई के लिए काम करते हैं। तो अगर आपको याद दिला दें कि सिविल सेवक आप कहेंगे जनता की भलाई के लिए, दूर दूर तक नहीं। जनता की भलाई से इनका कोई सरोकार ही नहीं है। इनका तो मूल काम है पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करना। और राल्फ मिलीबैंड ने कहा है कि सिविल सेवकों की खास बात है कि सिविल सेवकों का पूरा सोशल कॉन्टेक्स्ट आप देखेंगे। भाई यानी इसका मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है जहाँ सिविल सेवक पढ़ते हैं या उनके बच्चे पढ़ते हैं, वहीं पे पूंजीपतियों के बच्चे पढ़ते हैं। इन दोनों के रहन सहन एक जैसे हैं, इनकी शिक्षा प्रणाली एक जैसी है। इसीलिए आजकल जो नौकरशाही है, वो जो कल्याणकारी उसका स्वरूप दिख रहा है, वो कल्याणकारी है नहीं। बस क्योंकि पूंजीपतियों की तो बात है, कंबल ओढ़ के घी पीते हैं वो, दिखाते नहीं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, दिखाएंगे और मारेंगे कहीं और। इसलिए बात सीधी सी है कि राल्फ मिलीबैंड ने कहा है स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो राज्य पूंजीवादी समाज में है वो आज भी शोषणकारी है, और शोषण के इंस्ट्रूमेंट बदल गए हैं। उनका ध्यान कहाँ पे है? नौकरशाही पे। अब देखिए यही बात तो राल्फ मिलीबैंड ने कही है। तो राल्फ मिलीबैंड ने कहा है कि स्वाभाविक रूप में आज का जो राज्य है वो कैसे करता है। अब ये राल्फ मिलीबैंड ने क्या कहा कि उन्होंने कहाँ पे ध्यान दिया? मैनेजेरियल क्लास। उन्हें क्या कहा कि जो नौकरशाही है, सेना है, उस पर ध्यान दिया जाए। वे सेना है, नौकरशाही है, शासन में उनके सबके इंटरेस्ट एक ही जैसे हैं, सब एक ही बात बोलते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इसीलिए ये जो नया शोषण का इंस्ट्रूमेंट है, शोषण का नया यंत्र है, वो क्या है? यही प्रबंधकीय वर्ग है जो राज्य का प्रबंध कर रहा है। और इसलिए सिविल सेवा, पॉलिटिकल पार्टीज, ये पूंजीपतियों के हितों को बचाती हैं। तो राल्फ मिलीबैंड जैसे लोग क्या मान रहे हैं कि आखिर में पूंजीपतियों के हितों को कौन बचाता है? सिविल सेवा है, राजनीतिक दल है, सेना है। और याद रखिए ये सब शासन के यंत्र हैं, ये अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहा है। ये सब मिलकर राज्य को बनाए हुए हैं और जनता को समझा देते हैं, जनता को समझा देते हैं। इस सब के आपस में इंटरेस्ट एक ही जैसे हैं, क्योंकि ये सब इसलिए कहा जाता है, राल्फ मिलीबैंड फिर कहते हैं कि राज्य शोषण का यंत्र ही है। इसलिए इनके राज्य के सिद्धांत को इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कहा जाता है। अब हिंदी में इसे कर्णवादी भी कहते हैं, यंत्रवादी भी कहते, जो भी कह लीजिए। यानी राज्य अभी भी इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है शोषण का। आप कहेंगे सर यही बात तो पहले भी मार्क्स ने कह रखी है, इसमें फिर अंतर क्या आया? यानी इनके राज्य के विचार को क्या कहा जाता है? राल्फ मिलीबैंड के राज्य के विचार को इंस्ट्रूमेंटलिस्ट।
अब हिंदी में इसका दो अनुवाद लोग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कर्णवादी। अब इंस्ट्रूमेंट को तो आप उपकरण भी कह सकते हैं, करण भी कह सकते हैं, यंत्र भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसलिए इंग्लिश में नाम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। यानी इंस्ट्रूमेंट कौन है? राज्य। किसके हाथ में? पूंजीपतियों के हाथ में। किसके लिए? शोषण के लिए। शोषण के लिए। तो आप कहेंगे सर यही बात तो पहले भी मार्क्स माना करता था, इसमें नया क्या है? नया इसलिए है, पहले मार्क्स केवल अर्थ की बात करता था, लेकिन अभी नव मार्क्सवादी राज्य की उन संरचनाओं की बात कर रहे हैं जिसका मार्क्स ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि मार्क्स ने कहा कि आखिर में पूंजीपति ही शासन में है, तो वो शोषण करेंगे ही करेंगे। राज्य पूंजीपतियों के हाथ की संस्था, ऐसा मार्क्स ने कहा, तो वो भी इंस्ट्रूमेंट ही है। लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की बाकायदा व्याख्या की गई कि प्रशासन है, शासन है, और इन सबके इंटरेस्ट एक है, ये सबके निवास भी एक हैं, सबकी स्कूलिंग एक जैसी है। इसीलिए पूंजीपतियों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे एक साथ, ये सब मिलजुल के इनका क्लास एक हो जाता है, क्लास एक जैसा हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो इनका निवास स्थान है वो आम आदमी, भाई आईएएस अधिकारी आम आदमी के साथ थोड़ी रहता है। आईएएस अधिकारी के जहाँ घर है वहाँ पूंजीपतियों का घर है, वो पॉश एरिया में रहते हैं। अब पूरा इंटरेस्ट इनके साथ है, और आप सोच रहे हैं कल्याणकारी नाम पे काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। बस केवल वो बस बताता रहता है, हाँ विचार देगा कल्याणकारी राज्य लोकतंत्र सब बातें करेगा, बात तो करेगा ही, करे कुछ और काम। इसीलिए राल्फ मिलिबैंड ने बात बताई, स्टेट एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी। यही बात निकोस पोलंजा ने कहा, बस उनका कहने का तरीका थोड़ा अलग है, कहने का तरीका अलग है। अब निकोस पोलंजा ने क्या कहा, और ये बात इन्होंने किताब लिखा स्टेट एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी। निकोस पोलंजा ने क्या बात लिखी कि पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास, यानी बात किताब के नाम से ही दिखता है, पॉलिटिकल सोशल क्लास एंड पॉलिटिकल पावर। इसका सीधा सा मतलब है, निकोस पोलंजा ने पहली बात कही है, क्योंकि नौ मार्क्सवादी ये भी है, तो नौ मार्क्सवादी है तो आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी पर ज़्यादा बल नहीं होगा, इकोनॉमी ज़्यादा बल नहीं देंगे। और कहा जाता है निकोस पोलंजा जैसे लोग जो बात कर रहे हैं वो लोगों ने पहले ही कर रखी है। देखिए मार्क्सवादी और नौ मार्क्सवादी में कहाँ फ़र्क आया, जैसे अगर एक तुलना कर लें तब निकोस पोलंजा की बात समझ में आएगी। जो मार्क्सवादी था, या जो स्टालिन था, लेनिन था, परंपरागत मार्क्सवादी और नौ मार्क्सवादी। यद्यप हमने और भी तरीके से तुलना की है, लेकिन तुलना करने का ये भी एक तरीका हो सकता है। तो जो परंपरागत मार्क्सवादी मानता था वो कहा था करता था कि देखिए समाज ऐसे होता है, यहाँ क्या है, अर्थव्यवस्था है। तो परंपरागत मार्क्सवादियों का पूरा ध्यान कहाँ पे जाता था, अर्थव्यवस्था पे। और अर्थव्यवस्था किसको प्रभावित करती है, राजनीति को, प्रशासन को। इसे परंपरागत मार्क्स में सिविल सेवा की बात, दल की बात, विचारधारा की बात तो बिल्कुल है ही नहीं। अब फर्क आप देखिए। और इसलिए कहते हैं कि अर्थव्यवस्था निर्धारण करती है राजनीति का, यानी राज्य निर्भर है इकोनॉमी पर, निर्भर है, स्वायत्त नहीं है। नौ मार्क्सवादी ऐसा नहीं मानते। और ये परंपरा ग्रामस्की में भी अल्थ्यूसर, निकोस पलंजा जो ने बात कही है वो बहुत पहले भी लोगों ने कह दी है। तो नौ मार्क्सवादी कहते हैं देखिए समाज ऐसे नहीं होता कि अर्थव्यवस्था सब कुछ तय करती है। समाज ऐसे होता है, समाज में अनेक संरचनाएं हैं। ये क्या है, इकोनॉमी, इकोनॉमी है। ये क्या है, लीगल मामला है, ये है। दूसरा क्या है, पॉलिटिक्स है, राज्य है। और दूसरा टेक्निकल मामले हैं, टेक्नोलॉजिकल। इसका मतलब है समाज में अनेक संरचनाएं होती हैं, बात ध्यान देने की है। समाज में टेक्निकल भी है, लीगल भी है, पॉलिटिकल भी है, और यानी समाज में अनेक संरचनाएं हैं। और ये नहीं आप कह सकते कि नहीं इकोनॉमी सबको निर्धारित करती है, नहीं। इकोनॉमी सबको निर्धारित करती है, फिर तो निर्भरता वाली बात आ जाएगी। अब जरा सोच के नौ मार्क्सवादी कहते नहीं,
पहला तो ऊपर नीचे नहीं है। जब कोई रिलेशन, जैसे बर्गर होता है, बर्गर हम ऊपर नीचे करते हैं, नीचे वाले पे ऊपर वाला निर्भर है, ऐसा नहीं। ऐसे बर्गर को ऐसे कर लीजिए। यहाँ ये बताना मुश्किल, इकोनॉमी इम्पोर्टेंट है या लॉ इम्पोर्टेंट है या राज्य इम्पोर्टेंट है, तकनीकी, ये नहीं, बल्कि अनेक संरचनाएं हैं। परंपरागत मार्क्सवाद में किस संरचना को बल दिया गया? इकोनॉमी पर। यहाँ अनेक संरचनाएं हैं और कौन प्राथमिक है ये कहना कठिन है। लेकिन एक बात है, ये सारी संरचनाएं पूंजीवाद को जमाती हैं, बनाती हैं, ये तय है, और इसलिए मार्क्सवादी भी हैं। नौ क्यों है? क्योंकि ये केवल अर्थव्यवस्था को प्राथमिक नहीं मानते, अर्थव्यवस्था को निर्धारक नहीं मानते, अनेक चीजें हैं जो निर्धारण करती हैं, इसे नौ है। लेकिन मार्क्सवादी क्यों है? क्योंकि ये सब मिलकर एक ही पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं, शोषण को बढ़ावा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो राय नहीं है। इसलिए आज के दौर में अगर आप देखा जाए तो, जैसे मार्क्स ने कहा एक पूंजीपति है, उसका सर्वहारा है। अब पूंजीपति किसको मानेंगे? जो शेयर बाजार में काम कर रहा है वही पूंजीपति है, जो बैंक में काम कर रहा है वही पूंजीपति है, जो उद्योग चला रहा है वही पूंजीपति है। इसका मतलब आज क्लास उतना इकट्ठा नहीं रहा, सॉलिडरिटी नहीं रही। वो जमाना खत्म हो गया, एक ही किस्म के उद्योग हुआ करते थे, सब फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री। जब आधुनिक जमाने में उत्पादन का फैक्ट्री सिस्टम आया, वहां पे ज़्यादा क्लियर कट डिवीजन था, अच्छा ये पूंजीपति, ये सर्वहारा है। आज तो बताइए सर्वहारा कौन है? मैनेजर भी है, उसमें टीचर भी है, डॉक्टर भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। पहला ये नौ मार्क्सवादी कहते इतनी सरल व्याख्या न की जाए जैसा मार्क्स ने कहा। हम समाज की इतनी सरल व्याख्या न करें, एक सर्वहारा है, दूसरा पूंजीपति है, ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए पूंजीपतियों में अनेक मतभेद है, सर्वहारा में अनेक मतभेद है। और आज पूंजीपतियों ने क्या किया है, अनेक संरचनाएं बना ली, उसमें राज्य भी एक है। अब टेक्निकल संरचना कैसी बना रखी है, अब देखिए, अब पूंजीपति शासन के लिए अलग तरीके अपना लेंगे, इसलिए राज्य की शक्तियों को वैध बना देते हैं, राज्य की शक्तियों को इसलिए वैध बना देते हैं, वो जस्टिफाई कर देते हैं। जैसे अभी अब देखिए, अब देखिए, आज का अगर हम मार्क्सवादी समझ रखें, क्योंकि आज हमारे यहाँ पूंजीवादी राज्य है, तो मार्क्सवादी इसकी व्याख्या कैसे करें, जरा एग्जाम्पल हम देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वास्तविक व्याख्या है, और यही तो नजरिया है, वास्तविक व्याख्या थोड़े है। अगर एक ही वास्तविक व्याख्या होगी तो राज्य कितने सिद्धांत कैसे आते हैं? उदारवादी हम पढ़ रहे हैं, फिर मार्क्सवादी पढ़ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे, एक अगर इनकी हम व्याख्या करें तो कैसे टेक्नोलॉजी पूंजीवाद को बढ़ावा देती है। आज आप देखिए, सरकार पूंजीवादी राज्य हर जगह क्या, आपने गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, डिजिटलाइजेशन। अरे डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या है? लोगों को पूंजीवाद भटकाता रहता है अलग अलग विचारों में। और यहाँ पे हमारा, हमारे सिस्टम में, हमारे यहाँ सरकार कहती है डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट। ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग होती है सब डिजिटल होती है क्या? अब देखो क्या विचार दिया जाता है, ये सारे विचार आम आदमी के लिए है। समस्या ही समस्या तो है। टेक्नोलॉजी भी प्रॉब्लम करती है। और आज क्या टेक्नोलॉजी, हम गूगल में फंसे हुए हैं, मोबाइल में घोड़ा दौड़ा रहे हैं। अरे पूंजीवाद, जवानों को क्रांति का विचार पढ़ना चाहिए, लिटरेचर पढ़ो, मार्क्स का, लेनिन का, समाज बदलने का। और क्या करें, घोड़ा दौड़ा रहे हैं कंप्यूटर में, ये पूंजीवाद ही तो है, टेक्नोलॉजी। और पबजी खेल रहे हैं, ओ माय गॉड, सत्यानाश हो गया समाज का। पबजी खेल रहे हैं, बताओ कैसे पूंजीवाद ने तकनीक से उलझा दिया आपको। और तकनीक क्या कहेगा, कोई बार राइट इन्फॉर्मेशन ले लो, गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी की बात करो, हम सब आपकी समस्या है। अरे समस्या का समाधान तो पूंजीवाद है, पूंजीवाद को बनाए रखने के लिए आप अलग अलग चोचले बता रहे हो। लॉ क्या है? संविधान का शासन, विधि का शासन। देखिए राज्य ने क्या नए नए उपकरण ला दिए। परंपरागत मार्क्सवादी इसकी बात नहीं समझ पाए। परंपरागत मार्क्सवादी बस राज्य की शक्तियों को अर्थव्यवस्था में देखते चले गए। ये कहते हैं अरे आज का राज्य का स्वरूप देखो, राज्य ने क्या ताना बाना पैदा कर दिया है। अब आपको आज समस्या होगी, आप कहीं नाराज हैं तो पूछा जाएगा, अरे कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में जाकर क्या होगा, कोर्ट में जाकर क्या होगा, व्यवस्था तो पूरी पूंजीवादी है, कोर्ट में हमें कौन सा न्याय मिल जाएगा। अनुच्छेद 32 से लो, अनुच्छेद 14, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने, रोज हम न्यायालय के निर्णय पढ़ रहे हैं। ये इधर लीगल, इधर इकोनॉमी, इधर राज्य, और पार्टी, यह पॉलिटिकल पार्टी है। बाकी आप नाराज होंगे, कोई बात नहीं, पॉलिटिकल पार्टी बना लो, दबाव समूह बना लो, जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, सारे मामले मिल जाएंगे। ये राज्य ने ऐसी संरचनाएं बना दी कि, और दूसरी बात है, अब ऐसे मामले में ये कहना कठिन है कि राज्य क्लास है
या उससे इंडिपेंडेंट है? इसी बात को निकोस पलंजा ने क्या कहा? संरचना। उन्होंने क्या कहा? निकोस पलंजा के मार्क्सवाद का संरचनात्मक राज्य की संरचनात्मक समझ। याद रखिए, राज्य पूंजीवादी संस्था तो ही है, लेकिन वो बहुत सारी पूंजीपतियों में बैलेंस करती रहती है। पूंजीवादी संस्था भी है, उससे स्वायत्त भी है। अब जैसे राज्य, भाई राज्य किससे बन के बनता है? पूंजीपतियों से मिलकर बना हुआ है राज्य। अब राज्य भी पूंजीपति है, विधि भी पूंजीपति है, तकनीक पूंजीपति है, तो पूंजीपति अनेक है। तो राज्य क्या करता है? सब में बैलेंस करता रहता है और पूंजीवाद को बढ़ाता रहेगा। राज्य कैसे पूंजीवाद को बढ़ाएगा? फिर हमने एग्जाम्पल बता दिया कि कहीं राष्ट्रवाद को बढ़ा देगा, कहीं टेक्नोलॉजी को बढ़ा देगा, कहीं लव जिहाद का कानून बना देगा। अलग अलग तरीके से लोगों को बहकाए रखता है। विचारधारा कहीं योग बनवा दे, कहीं मंदिर बना, कहीं मस्जिद बनवा दिया, तो राज्य लोगों को भड़काए रहता है इसे। इसलिए राज्य हमेशा पूंजीवादी संरचनाएं ही पैदा करता है। याद रखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, नौकरशाही है, ये सब क्या है? वो सब शोषण के उसी चट्टे बट्टे में आपस में चलते हैं। ये सब शोषण के ही यंत्र है और सब आपस में मिलजुल के चोर चोर मौसेरे भाई सब आपस में काम करते हैं और हम समझ नहीं पाते शोषण हो कहाँ से रहा है। हम समझ नहीं पाते। इसलिए आप देखिए, निकोस पलंजा और अगर मिलीबैंड की बातों में ध्यान रखेंगे आप, अंतर अगर आप करना चाहें, इनके राज्य की व्याख्या को संरचनावादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका ध्यान किसी विशेष सेवकों पर नहीं है। राल्फ मिलीबैंड का ध्यान कुछ विशेष पदाधिकारियों पर है और वो मानते हैं कि ये पदाधिकारी पूंजीवादी शोषण के साधन है। इनका ध्यान पदाधिकारी पे नहीं, पूरी व्यवस्था पे ही है। तो संरचना। अच्छा, हम संरचना शब्द का प्रयोग जब भी करते हैं, संरचना का सीधा सा मतलब होता है मानव शरीर की एक संरचना है। ये मानव शरीर सेल से मिलकर बना है। ठीक है, वैसे मकान की संरचना ईंट से मिलकर बनी है। समाज की संरचना क्या है, यही तो हम समझना चाहते हैं। जैसे कई बार जो परंपरागत लोग बताते हैं, उदारवादी समाज की संरचना कैसे बताएंगे? वो कहेंगे समाज में क्या है? जाति है, धर्म है, लिंग है। मार्क्सवादी ये संरचना नहीं मानते, क्योंकि मार्क्सवादी समाज को जाति, धर्म, लिंग के विभाजन को नहीं मानते। उनका कहना है समाज में आर्थिक, तकनीकी, ये सब संरचनाएं हैं जो पूंजीवाद को बढ़ावा देती हैं। तो इसलिए मिलीबैंड का अप्रोच क्या है? यंत्रवादी। क्योंकि इनका कुछ पदाधिकारियों पर ध्यान है, इनका पदाधिकारियों पर नहीं, व्यवस्था पे ध्यान है। संरचनावादी। लेकिन दोनों में समानता क्या है? इसलिए एक का विचार है जो दोनों कंपेयर करके लिखिए। और जिनको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है उनके लिए बड़ा मामला सही है, उनके लिए बस किताब का नाम याद कर लीजिए, क्या कहा 2 लाइन में ये रख लीजिए। लेकिन दोनों एक ही टारगेट पे कर रहे हैं। दोनों कहना है राज्य कल्याणकारी नहीं है, राज्य बहुलवादी नहीं है, ये राज्य शोषण का मशीनरी है। ये मार्क्सवादी है ये। इसलिए आप देखेंगे निकोस पोलंजा ने क्या बात कही है कि किस तरीके से इनका ध्यान कहाँ है? संरचनाओं पर, इंस्ट्रूमेंट पे नहीं है। इनका ध्यान पदाधिकारियों पे नहीं है। और राज्य क्या करता है? अनेक संरचना बनाता है। वो वैचारिक भी है, वैधानिक भी है, तकनीकी भी है। और ये सब वैचारिक, वैधानिक, तकनीकी संरचनाएं मिलकर पूंजीवाद को बढ़ावा देती हैं। पूंजीवाद को बढ़ावा देती हैं। इसलिए कहीं न कहीं जो इन्होंने कहा, और आप देखेंगे कि राज्य का विचार, राज्य में क्या है? पुलिस है, आर्मी है, लेकिन उससे ज़्यादा राज्य क्या रखता है? मीडिया है और फ्रीडम है, चर्च है और कुल मिला के आपका पॉलिटिकल पार्टी है। ये सारी संरचनाएं एक ही व्यवस्था को बढ़ावा देती हैं। क्या है? पूंजीवाद। पूंजीवाद। इसलिए राज्य कभी तटस्थ और निष्पक्ष नहीं हो सकता। राज्य हमेशा पूंजीपतियों के लिए काम करता है। इसे मार्क्सवादियों ने आधुनिक राज्य को पूंजीवादी राज्य कहा है। लेकिन अगर इसकी हम थोड़ा सा तार्किक व्याख्या करें कि क्या वाकई जो मार्क्सवादी कहते हैं वो बात पूरी तौर पे सही है, तो फिर उसका उत्तर निकल के आता है कि देखिए, अब अगर किसी एक विचारधारा की व्याख्या पूर्ण तौर पे सही नहीं है, मार्क्सवादी कुछ भी कहें, अगर मार्क्सवादियों की बात तो हम माने तो सारा सिस्टम पूंजीवाद के लिए ही चल रहा है, ऐसा कहना बड़ा कठिन है। क्योंकि स्कैंडिनेवियाई देशों में देखिए, यूरोप में देखिए, इसी उदारवादी राज्य को लगाकर समाज में बहुत बड़ी समानताएं आ गई हैं।
तो हम इसको खारिज नहीं कर सकते। लेकिन इनकी एक बात तो हम ध्यान में रख सकते हैं कि कहीं न कहीं ये बात तो रॉबर्ट ढाल ने भी माना कि समाज में जो व्यापारी समूह होते हैं, उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। व्यापारी समूह से ज़्यादा उनका प्रभाव होता है और सिविल सेवा केवल शोषण की संस्था, ये भी कहना पूर्ण तौर पे ठीक नहीं है। सेना केवल पूंजीपतियों के साथ है, ये कहना पूर्ण तौर पे ठीक नहीं है। ये आंशिक रूप में सही हो सकता है। जबकि आप देखेंगे आज की व्याख्या में उदारवादी राज्य ज़्यादा सक्सेसफुल प्रतीत होता है मार्क्सवादियों के। वैसे मार्क्सवादियों की प्रॉब्लम ये है, मार्क्सवादियों की बात को हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? हैबरमास की बात देखी जाए तो हैबरमास यही तो कह रहे हैं कि आज का जो तथाकथित कल्याणकारी राज्य है, वो कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि उसका जो संरचना है वो कैपिटलिज्म की है। वो तो कैपिटलिज्म की संरचना है। बस ध्यान देने की है, ये नव मार्क्सवादी इसलिए हैं कि ये राज्य की अनेक संरचनाओं को देखकर ही बताते हैं कि ये पूंजीवाद को ही बढ़ावा देती है, तटस्थ निष्पक्ष नहीं है। यही है मार्क्सवादी राज्य की व्याख्या।